Alright, guys, let's talk about the pricing now. So, for the pricing regulations, we have regulation 27, 28, 29, 30. First of all, what we are going to look at, we are going to look at all these four regulations. सबसे पहले तो हम लोग ये रेगुलेशन 27, 28, 29, 30 ये चारों रेगुलेशंस को हम लोग देखेंगे और ऑफ कोर्स उसके बाद इशू किस कैसे आता है, इशू का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है। मैं जब आपको वो बताऊंगा तो मैं वापस से आपको ये प्राइसिंग के रेगुलेशंस कनेक्ट कर कर बताऊंगा ताकि आप उसको और एंजॉय कर सकें। बट पहले प्राथमिक 27, 28, 29, 30 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं। और ये जो कड़ियाँ होगी, ये जो अभी आप पढ़ोगे, ये आपको बाद में काम आएगी जब मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको पूरा एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करके दूंगा, कंपनी शुरू से लेके लिस्टिंग तक एग्जैक्टली क्या टाइमलाइन होती है, मैं वो एग्जैक्ट टाइमलाइन आपको लिख के दूंगा। लेकिन जब मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन पढ़ाऊंगा तो वो टाइमलाइन पढ़ाते वक्त मैं ये सारे रेगुलेशंस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आज के सेशन के बाद उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल आईपीओ प्रोसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसमें अलग से भी डिफरेंशियल प्राइसिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस प्राइसिंग रेगुलेशन। सबसे पहले हम लोग जाते हैं रेगुलेशन 27 फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। सो रेगुलेशन 27 फंडामेंटली प्रोवाइड्स फॉर द फेस वैल्यू। तो 2018 में जो आईसीडीआर रेगुलेशंस आए वो आईसीडीआर रेगुलेशंस में ये 27 में बदलाव कर दिए गए हैं। अब रेगुलेशन 27 में ये भी यही लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू जो भी होगी आपको सिर्फ क्या करना है, वो फेस वैल्यू को डिस्क्लोज करना है। What is mentioned in the SEBI ICDR regulations 2018 is the disclosure about the face value of equity shares shall be made in the draft of a document, all advertisements, application form, etc. जहां जहां पर आप इशू साइज के बारे में बात करेंगे, जहां सॉरी आप इशू के बारे में एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टस हो, न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट हो, हर वो जगह में, हर वो केस में आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर की अंकित मूल्य फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिर्फ एक छोटी सी बात यहां की गई है विच इज द फेस वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड। कहां कहां? वन, offer document, draft of a document, advertisements, application forms. So ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको डीओडी भी बोलते हैं। आप समझ रहे हो क्लास? प्रोस्पेक्टस जो है उसको हम लोग आईसीडीआर रेगुलेशन में ऑफर डॉक्यूमेंट बोल रहे होते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो प्रोस्पेक्टस हम सेबी के अप्रूवल के लिए सेबी के पास फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में बताएंगे हमारे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, हम हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में बताएंगे, हम एडवर्टीजमेंट्स में बताएंगे कि कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है। दैट्स इट, इतना ही लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा 27 में और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन 28 which is about the pricing. I have come across lot of professionals who have various doubts related to this. Not only students, in the professional fraternity also lot of people have doubts related to this particular regulation. ये जो regulation है pricing को लेकर, इससे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स में भी चर्चा होती है। अक्सर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स डाउट्स पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट लेवल पे ही इसको क्लियर कर दीजिए। तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्राइसिंग है, हिंदुस्तान में फ्री प्राइसिंग का ज़माना है। whichever company is issuing shares, अगर कोई कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स वो कंपनी के फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं, या कोई कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, मतलब कि ऑफर फॉर सेल हो रहा है,
any which ways it is their company, they are selling the shares of the company, and hence they can decide the price. तो सच मायने में अगर मैं आपको सीधे सीधे बता दूं तो इंडिया में फ्री प्राइसिंग का जमाना है. सो इन इंडिया वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्री प्राइसिंग. हिंदुस्तान में जी फ्री प्राइसिंग का जमाना है. मेरे कहने का मतलब जो भी प्रमोटर होगा, जो भी कंपनी, जो भी इशूअर होगी, दे कैन डिटरमाइन द प्राइस. क्या शब्द है देखो, इशूअर में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. इशूअर चाहे तो खुद इक्विटी शेयर्स का भाव डिसाइड कर सकता है, और अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो उसका कूपन रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट एंड द कन्वर्जन प्राइस इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर और थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एज द केस में बी. तो सीधी बात तो यह है कि अगर इशूअर चाहे मे डिसाइड द प्राइस इन कंसल्टेशन with the lead manager. ठीक है, और थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एज द केस में बी. और थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस शेड्यूल 8 में दिया हुआ है, जिसका मैं आपको पूरा एक स्ट्रीमलाइन किया हुआ चार्ट, एक पूरा प्रोसेस. कंपनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है, मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट करती है. हिंदुस्तान में कंपलसरी है, अगर पब्लिक इशू आ रहा है, एक ना एक मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, जो कि इशू को लीड मैनेज करता है. उसे लेफ्ट लीड भी कहा जाता है, जो इशू को लीड मैनेज कर रहा होता है. वो कंपनी के साथ मिलकर, मतलब वो लीड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है. मेरी बात फिर से सुनो, कंपनी एक मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट करती है, उनकी जिम्मेदारी होती है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करना, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करना. फिर ड्राफ्ट को सेबी के साथ फाइल किया जाता है, सेबी फिर अप्रूव करती है. उसके बाद आरओसी के साथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अगर अप्रूव हो गया तो उसे ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं. सेबी ने अगर अप्रूव कर दिया उसे ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं. फिर उसे आरओसी के साथ फाइल किया जाता है. फिर इशू पब्लिक के लिए ओपन होता है. फिर जब इशू ओपन होता है तो कई सारे निवेशक बोलियां लगाते हैं. फिर इशू क्लोज होता है, फिर प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, और फिर शेयर्स. जिस दिन इशू ओपन हुआ था उसके T+12 पे शेयर रणबीर कपूर की तरह, T+9 पे अलॉटमेंट. मैं बताता हूँ टाइमलाइन आपको एग्जैक्टली कैसे चलती है, बट अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइस डिस्कवरी का एक प्रोसेस है. एक तरीके से कंपनी के भाव को तय किया जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू. वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. लेकिन सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान में जो प्राइसिंग है वो फ्री है. इशूअर जो प्राइस पे चाहे वो प्राइस पे अपने कंपनी के शेयर्स बेच सकता है, बिकॉज इट इज द कंपनी. जो कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है वो कंपनी डिटरमाइन करेगी कि किस वैल्यूएशन पे उनको बेचना है. ऑफ कोर्स दे विल सी कि मार्केट किस भाव पे रेडी होगा खरीदने के लिए, बट क्योंकि उनकी कंपनी का हिस्सा बेचा जा रहा है, वो अपने स्टेक की वैल्यूएशन, वो अपने शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इट इज फॉर देम टू डिटरमाइन. और इशूअर जो है वो लीड मैनेजर से कंसल्ट करेगा. लीड मैनेजर शब्द आपकी डिक्शनरी में अभी तक शायद नहीं होगा. मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कंपलसरी है कि हम किसी ना किसी मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट करें. ये आईपीओ में कंपल्सन होता है. इंडिया में अगर पब्लिक इशू आता है तो कंपनी को किसी ना किसी रजिस्टर्ड सेबी के मर्चेंट बैंकर को एज लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है. ठीक है, तो लीड मैनेजर के साथ मिलकर कंपनी प्राइस डिसाइड कर सकती है, वन ऑप्शन. या तो क्या कर सकती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उसमें प्राइस बैंड दे दी जाती है, और फिर निवेशक जिस दाम पर बोली लगाकर निवेशक जिस दाम पर कंपनी के शेयर्स खरीदने को तैयार होते हैं वो प्राइस तय कर दिया जाता है. ठीक है,
हम आएंगे उसके ऊपर। ये प्रोसेस मैं आपको पूरा प्रोसेस का डायग्राम बना के दूंगा और आपको वो डायग्राम के बाद आईपीओ का प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एट दिस मोमेंट भाई एक बात याद रखना कि ये कंपनी डिटरमाइन कर सकती है कि किस प्राइस पे अपने इक्विटी शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। मैं समटाइम्स आई इन अ लाइटर वे ना, यूजुअली क्लास में मैं ऐसा बोलता हूँ, आई हैव टू सेल माय फोन, इफ समबडी इज विलिंग टू बाय माय फोन प्लीज डू लेट मी नो। फिर बच्चे पूछते सर कौन सा फोन है, कौन सा मॉडल है, दुनियादारी। फिर मैं बताता हूँ भाई आईफोन 7 है, पुराना फ़ोन है, मेमोरी भी 32 GB है। ऐसे मजाक मजाक में मैं उनको बोलता हूँ। फिर वो बोलते हैं अरे सर इसका तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा नहीं। मैं कहता हूँ हाँ 1.5 लाख में बेचना है। तो फिर बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं 1.5 लाख में बिक रहा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार मेरा फ़ोन है ना, मैं डिसाइड करूँगा कितने में देना है। कोई खरीदे ना खरीदे वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे डिसाइड करने का तो अधिकार है, ठीक है। फिर ना लाइटर वेन में हमेशा ये एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में फ्री प्राइसिंग है। इट इज़ फॉर द इशूअर टू डिटरमाइन कि प्राइस क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हम कर रहे हैं। फेस वैल्यू डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, किस प्राइस पे शेयर्स बेचने हैं कौन डिसाइड कर सकता है, कंपनी खुद, इशूअर खुद। किसके साथ मिलकर, कंपनी का जो लीड मैनेजर अपॉइंट होगा आईपीओ को मैनेज करने के लिए, उनके साथ मिलकर कंपनी डिसाइड कर सकती है, ठीक है। फर्दर लेट्स नाउ टॉक अबाउट रेगुलेशन 29 which is about the रेगुलेशन 29 जो है ये बात करता है प्राइस बैंड के बारे में। थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे इसके हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस बैंड। प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, आ जाओ। अगर हम प्राइस और प्राइस बैंड के बारे में थोड़ा बात करें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने कंपनीज एक्ट 2013 अगर पढ़ा है, मॉड्यूल 1 अगर आप पढ़ के आए हो, तो आपने जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला चैप्टर होगा उसमें आपने ज़रूर सुना होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में, है ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? अ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच डज नॉट डिस्क्लोज व्हाट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें हम शेयर के प्राइस को नहीं डिस्क्लोज करते, हम शेयर का प्राइस नहीं बताते, ठीक है। सो वी डू नॉट डिस्क्लोज द शेयर प्राइस, और हम शेयर प्राइस नहीं बताते हैं, हम सिर्फ एक प्राइस रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ एक बैंड दे देंगे, एक रेंज दे देंगे कि भाई फ्लोर प्राइस 100 रुपए, कैप प्राइस 120। इसका मतलब ये कि अगर हमारे आईपीओ में, हमारी कंपनी के आईपीओ में आपको शेयर्स खरीदने हैं, मिनिमम आपको जो शेयर खरीदने के लिए बोली लगानी होगी वो 100 रुपए पे लगाओगे, और मैक्सिमम जो बोली लगाओगे 120 पे लगाओगे। अब फिर निवेशक डिसाइड करेंगे कि कंपनी के वैल्यूएशन 100 रुपए है, 110 रुपए है, 115 रुपए है, या 120 रुपए कैप प्राइस पे है, ठीक है। तो आपने सुना जरूर होगा, नहीं भी सुना होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक रेगुलेशन पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो मैं सारे जितने भी रेगुलेशंस मैंने आपको पढ़ाई है, सारे रेगुलेशंस को मैं कनेक्ट करके आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड अबाउट प्राइस बैंड। The issuer may mention a price or price band in the offer document। तो पहली बात तो ये है कि इशूअर चाहे तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट में प्राइस बैंड या प्राइस डिस्क्लोज कर सकता है। हमने यहाँ प्राइस भी बोला है ना, सिर्फ प्राइस बैंड की बात नहीं हो रही है, प्राइस की भी बात हो रही है। तो अगर कंपनी फिक्स प्राइस इशू लेकर आ रही है, मतलब अगर कंपनी एक ऐसा इशू लेकर आ रही है जिसमें कंपनी सीधे बता देगी कि हमारे कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए रहने वाला है, तो कंपनी चाहे तो, क्या लिखा हुआ है में, एक कंपनी चाहे तो क्या बता सकती है ऑफर डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट में बता सकती है कि प्राइस क्या है। और अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रही होगी, अगर कंपनी अपने शेयर का स्पेसिफिक प्राइस मेंशन नहीं कर रही होगी, तो कंपनी क्या बता सकती है, प्राइस बैंड बता सकती है। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल हैं। एक कंपनी चाहे तो प्राइस या प्राइस बैंड ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन कर सकती है ना। और
अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है तो या तो सिर्फ फ्लोर प्राइस या तो प्राइस बैंड डिस्क्लोज कर सकती है। मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 100 रुपए से 120 रुपए तक का प्राइस बैंड है, या सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि 100 रुपए इज द फ्लोर प्राइस। अब 100 रुपए फ्लोर प्राइस है तो फिर उसका 20% ऊपर तक लोग बोली लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, एंड डिटरमाइन द प्राइस एट लेटर डेट, प्राइस बैंड बता सकती है पहले, और बाद में बोलियों के हिसाब से जब निवेशक बोलियां लगाएंगे तो बोलियों के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन कंपनी कर सकती है ना। तो अगर कंपनी फिक्स प्राइस इशू लेकर आ रही है, मतलब अगर कंपनी ने पहले ही तय कर दिया कि कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए रहने वाला है, हम 100 रुपए में इशू करने वाले हैं, तो कंपनी चाहे तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में प्राइस बता सकती है। या अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, यहां पर कंपनी प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही है, अगर बुक बिल्डिंग इशू है जहां भाव तय किया जाएगा मार्केट द्वारा, तो वहां हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो हम चाहें तो फ्लोर प्राइस बता सकते हैं या प्राइस बैंड बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है। आई रिपीट, हम चाहें तो बताएंगे, नहीं मन करेगा तो हम प्राइस नहीं भी डिस्क्लोज करेंगे, जरूरी नहीं हम ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करें ही। ठीक है, और अगर हम लोग एग्जैक्ट प्राइस मेंशन नहीं करते और प्राइस बैंड बता देते हैं, तो जो भी भाव डिटरमाइन बाद में होगा वो हम प्रोवाइडेड दैट प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड विद आरओसी शैल कंटेन ओनली वन प्राइस। तो आरओसी के साथ जब हम फाइनली प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे तो उसमें तो जो फाइनल प्राइस पे अलॉट करेंगे वो हम जरूर बताएंगे, और फिर हम आरओसी के साथ प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे। द कैप ऑन द प्राइस बैंड शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120%। मतलब अगर हमने बोला कि हमारे कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपए उसका फ्लोर प्राइस है, अगर हमने ऐसा बोला कि भाई मिनिमम हमारे कंपनी का फ्लोर प्राइस जो है, मिनिमम प्राइस है 100 है, तो मैक्सिमम कैप प्राइस कितना हो सकता है उससे 20% ज्यादा, मतलब 120 रुपए। 120% ऑफ फ्लोर प्राइस का मतलब होगा, अगर 100 रुपए फ्लोर प्राइस है तो 120% इज 120। तो जो प्राइस बैंड होगा उसकी रेंज मैक्सिमम 20% की हो सकती है। 100 रुपए अगर फ्लोर प्राइस है 120 कैप हो सकता है, 1000 रुपए अगर फ्लोर प्राइस है 1200 रुपए कैप हो सकता है ना। तो जो फ्लोर और कैप है उसका मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो 20% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लिख रहे हैं हम लोग, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, डोंट वरी, गो स्लो। आई सजेस्ट यू हियर कि आप गो स्लो। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी एक्यूमुलेट करते जाना है हम लोगों को, ये चीजें बहुत सारी काम आने वाली है हम लोगों को, और फिर जब मैं पूरा प्रोसेस एक साथ बताऊंगा दिल खुश हो जाएगा आपका, पूरा आईपीओ क्लियर हो जाएगा आपको। द फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो जो भी फ्लोर प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे या जो भी फाइनल प्राइस डिटरमाइन होगा वो फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, अंकित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अगर कंपनी का फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए है, तो जो भाव पे हम शेयर इशू करेंगे वो फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 द शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हाँ, वही बात लिखी हुई है, लिखा था ना 53 में कि फेस वैल्यू से डिस्काउंट में शेयर नहीं इशू कर सकते अनलेस इट्स अ स्वेट इक्विटी शेयर, है ना। तो लिस्ट हो रहा है शेयर तब तो कुछ भी अलाउड नहीं है, तो साफ लिखा हुआ है यहां पे। फर्दर, when the issuer opts not to make a disclosure of floor price or price band in the red herring prospectus, अगर इशुअर, क्योंकि मैंने ऊपर बोला ना इशुअर की मर्जी है, अगर उसने नहीं इशू करना है, अगर उसने प्राइस या प्राइस बैंड ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं डालना है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो नहीं डालना चाहता भाव क्या है, कोई बात नहीं, बिल्कुल अलाउड है। आप ऑफर डॉक्यूमेंट में आप जो भी प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो भी आप फाइल कर रहे हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो भी आप लेकर आने वाले हो, आप जरूरी नहीं है कि उसमें आप बताएं ही कि फ्लोर प्राइस क्या है या प्राइस बैंड क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप प्राइस बैंड या प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते, कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, जिस भी दिन इशू ओपन होगा उसके कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले तो न्यूज़पेपर में अनाउंस कर देना। ठीक है, मैंने तो मॉड्यूल 1 अगर आपको पढ़ाया तो मैंने आपको पूरी चार्ट वगैरह बना के दी होगी, आपको याद होगा, काफी लंबा चौड़ा एक्सरसाइज हम लोगों ने किया होगा। रिपीट करके बोलता हूं, सुनो मेरी बात।
एक कंपनी चाहे तो जो इशूअर कंपनी है जो आईपीओ लेकर आ रही है वो अपना भाव, या अगर कंपनी प्राइस पूरा का पूरा तय नहीं कर रही है, प्राइस बैंड इशू कर रही है, तो चाहे तो ऑफर डॉक्यूमेंट में वो बता सकती है। 1, कंपनी का जो भी प्राइस होगा, चाहे फिर वो फ्लोर प्राइस हो, मतलब मिनिमम जो प्राइस है वो हो, या फाइनल प्राइस हो, वो फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। फर्दर, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस एट विच द बिड्स कैन बी मेड बाय द इन्वेस्टर्स, दैट इज फ्लोर प्राइस। मैक्सिमम प्राइस एट विच द बिड्स कैन बी मेड इज कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है? 20% का। ठीक है। और अगर इशूअर ये डिसाइड करता है कि प्राइस या प्राइस बैंड हमको ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं खोलनी है, ऑफर डॉक्यूमेंट में हम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कंपल्शन नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में भाव नहीं बताया, ना आपने प्राइस रेंज बताई, ना प्राइस बैंड बता रहे हो, ना आप भाव बता रहे हो, निवेशक कौन से प्राइस पे शेयर खरीदेंगे, है ना? तो अगर आप प्राइस बताओगे ही नहीं, प्राइस बैंड बताओगे ही नहीं ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो निवेशकों को कैसे पता चलेगा? इसीलिए सेबी क्या बोलती है, कोई बात नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं बताया चलेगा, लेकिन जिस दिन इशू पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है, भाई कम से कम वो इशू ओपन होने के 2 वर्किंग डेज पहले तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके बता दे कि एग्जैक्ट प्राइस बैंड क्या है, ताकि निवेशकों को पता लग सके कि उन्हें पर शेयर कितने रुपए की बोली लगानी है। भाव मत बताओ, भाव का प्राइस बैंड तो बता दो, 100 से लेके 120 रुपए तक की बोलियां लगानी ये तो बताओ, क्योंकि मुझे बोली लगानी, मैं किस भाव पे लगाऊंगा बोली, है ना? तो अगर आप प्राइस ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन करते चलेगा, लेकिन अगर आपने प्राइस या प्राइस बैंड ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन किया है, तो जिस दिन इशू ओपन होगा पब्लिक के लिए, जिस दिन आईपीओ खुलेगा, उसके 2 वर्किंग डेज पहले आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके बताना पड़ेगा कि प्राइस बैंड कितना है। कौन से न्यूज़पेपर में देंगे हम लोग? वही न्यूज़पेपर में जिससे हमने आईपीओ रिलेटेड एडवर्टीजमेंट चलाई होगी। ठीक है। फर्दर, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है। तो प्राइस बैंड जो है वो फेस वैल्यू का कितना टाइम्स है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपए और हमने प्राइस बैंड रखा 100 से 120 का, तो हमको ये बताना पड़ता है कि द शेयर प्राइस, द फ्लोर प्राइस इज 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू एंड 12 टाइम्स, या हाँ 12 टाइम्स एट द कैप प्राइस वैल्यू। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं। अगर अंकित मूल्य फेस वैल्यू 10 रुपए है और हमारा फ्लोर प्राइस 100 रुपए, तो हम क्या बताएंगे कि भाई फेस वैल्यू के मुकाबले जो मार्केट प्राइस है, जिस भाव पे हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, वो तो 100 रुपए है। तो हम बताएंगे कि फ्लोर प्राइस इज 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, डोंट वरी। आ जाओ, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, सब रेगुलेशन 1, सब रेगुलेशन 2, सब रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 4, इसको मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। सो 29(1), सादे शब्दों में, इशूअर चाहे तो मे डिस्क्लोज प्राइस और प्राइस बैंड in the draft OD or the offer document। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट में इश्यूअर चाहे तो भाव बता सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें एक खास बात है। There's one point which has to be noted here, and that one particular point is फाइनली जो भी भाव निकलेगा सॉरी, फाइनली जो भी प्राइस निकलेगा वो प्राइस तो आपको बताना ही पड़ेगा। फाइनली जो भी प्राइस निकलेगा, अगर आपने प्राइस बैंड इशू किया होगा, तो जो भी भाव फाइनल प्राइस तय होगा वो आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है।
सब रेगुलेशन 2 में क्या लिखा हुआ है? सब रेगुलेशन 2 में लिखा हुआ है कैप के बारे में। द कैप प्राइस shall not be more than 120% of फ्लोर प्राइस। कहने का मतलब, देखो यार, फ्लोर प्राइस कैप प्राइस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। फ्लोर प्राइस का मतलब मिनिमम बिड। जब निवेशक को शेयर खरीदना होगा तो वो मिनिमम बिड किस पर्टिकुलर प्राइस पे डालेगा? 100 पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम बिड अगर 100 रुपए है, मतलब निवेशक को मिनिमम 100 रुपए की बोली लगानी पड़ेगी शेयर खरीदना है तो, ठीक है। मिनिमम मतलब फ्लोर प्राइस, इसके नीचे नहीं है, इसीलिए तो फ्लोर बोल रहे हैं, फ्लोर के नीचे कुछ नहीं है ना, फ्लोर प्राइस। और कैप प्राइस का मतलब मैक्सिमम किस भाव पे बिड आ सकती है, दैट इज योर कैप प्राइस। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम गैप, कैप और फ्लोर के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है मित्रों? 20%, है ना। फ्लोर प्राइस 100 है तो 120% से ज्यादा कैप प्राइस नहीं हो सकता। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर है। और मैं फिर बोलता हूँ, नहीं भी होगा तो जब मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल 8 मैं पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस लाइव करवाऊंगा आपको, आपको समझ जाएगी चीजें, ठीक है। और अभी थैंकफुली आईपीओ इतने सारे खुले हुए हैं, तो एक जो करंट आईपीओ खुला हुआ है उसकी टाइमलाइन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको और अच्छे से समझेगा। चलो, रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 3 की बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 3। द फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। जो कम से कम प्राइस आप रखोगे जिसपे बोली लगाई जा सकती है निवेशक द्वारा, और द फाइनल प्राइस, इट शैल नॉट बी लेस देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, उससे फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी कर लो आप। फर्दर रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 4, अगर आप डिस्क्लोजर प्राइस बैंड या प्राइस बैंड प्राइस अगर आप नहीं बताते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, तो आप इशू ओपन होने के 2 वर्किंग डेज पहले तो भी न्यूज़पेपर में बता दो। इफ इशूअर does not disclose the price band in the red herring prospectus, भाइयों, सेक्शन 32 कंपनीज एक्ट 2013 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? एक मछली की प्रजाति, एक मछली की प्रजाति थी रेड हेरिंग। जो डॉग स्क्वाड के कुत्ते होते थे, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए पहले उनको ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग बराबर हुई है या नहीं हुई है उसकी टेस्ट करने के लिए क्या करते थे? कुत्ते की पूंछ में ये रेड हेरिंग मछली को लगा दिया जाता था, जिसकी बहुत ही खतरनाक पंजेंट स्मेल होती थी, क्योंकि ये रेड हेरिंग फिश जो है ना, वो स्मोकी हॉट फ्लेवर की होती है, बहुत मतलब उसकी फ्रेग्रेंस होती है, कुत्ते के लिए उसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो ये फंडामेंटली रेड हेरिंग फिशेस जो हैं, ये बेचारे जो डॉग स्क्वाड्स के जो ट्रेन डॉग्स होते थे, उनकी टेस्ट करने के लिए उनकी पूंछ पे बांध दिया जाता था, उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ताकि वो जो उनको स्निफिंग करनी है उसके बजाय उनका ध्यान पूंछ पे चला जाए, तो वो बम की जगह पीछे बम की तरफ चला जाए उनका ध्यान, है ना। वहां से ये कहानी है रेड हेरिंग शब्द की। ये कहानी से रेड हेरिंग फिश का इस्तेमाल कुत्ते को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता था। यहां से ये शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में आया। रेड हेरिंग का इनहेरेंट मीनिंग, रेड हेरिंग का डिक्शनरी मीनिंग होता है टू गलत सिग्नल देना, डिसीव करना किसी को, इल्यूजन क्रिएट करना, धुआं क्रिएट करना, है ना। तो इल्यूजन क्रिएट करना, धुआं क्रिएट करना मीनिंग होता है उसका।
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, सेक्शन 32 में क्लियरली लिखा है कि अगर कंपनी चाहे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करके आईपीओ लेकर आ सकती है। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर इशू किया है तो भाव बताना जरूरी नहीं होगा, हम सिर्फ प्राइस बैंड भी बता सकते हैं। और खास तौर पर यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर इशूअर प्राइस बैंड जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज नहीं करता है, इफ द इशूअर डज नॉट डिस्क्लोजेस प्राइस बैंड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, द प्राइस बैंड has to be disclosed when 2 working days before opening of issue। इशू ओपन होने के जिस भी दिन पब्लिक के लिए इशू ओपन हो रहा होगा उसके एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 वर्किंग डेज पहले अपन को भाव ओपन कर देना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर गाइस? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट टेक दिस लिटिल। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। Just a minute, yeah. अगर आपने प्राइस ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया, चलता है, अलाउड है ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी अगर आप प्राइस बैंड नहीं बताते हैं चल जाता है, कोई बात नहीं, आप मत बताइए। लेकिन भाई इशू ओपन हो रहा है, पब्लिक तैयार बैठी है पैसा लगाने को, खजाने खाली करने को तैयार बैठी है, उनको प्राइस बैंड तो बताना पड़ेगा ना, रेंज तो बताना पड़ेगा कि 100 से 120 है, मतलब वो लाख रुपए थोड़ी निवेश करेंगे आपकी कंपनी में डायरेक्टली। तो आपको रेंज तो बताना पड़ेगा ना कि पर शेयर का प्राइस किस से किस प्राइस तक है। तो आपको प्राइस बैंड डिस्क्लोज करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर्स में 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू। कहां पर? वो न्यूज़पेपर्स में जहां आपने सारी प्री आईपीओ एडवर्टीजमेंट दे रखी होगी। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। अच्छा, रेलेवेंट फाइनेंशियल रेशियो बताना है, ये भी मैं आपको समझाता हूं, आ जाइए। रेगुलेशन 29(5) disclosure of one financial ratio। बेसिकली ये बताना पड़ता है कि फेस वैल्यू के कितने टाइम्स फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस रखा गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। मान लो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, ठीक है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि फ्लोर प्राइस जो है वो 100 है और कैप प्राइस जो है वो है 120। तो पता है डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ शेयर इज 10 times of face value at floor price and 12 times of face value at कैप प्राइस। ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है ताकि निवेशक समझ पाए कि आप जिस भाव पे इशू कर रहे हैं वो फेस वैल्यू के कितने टाइम्स है। ठीक है, The announcement referred regarding the price band and relevant financial ratio shall be disclosed on the website of stock exchange also। तो stock exchange की वेबसाइट पे भी आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आ जाओ, एक बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार पूरा का पूरा वापस से प्राइस बैंड से रिलेटेड पूरा रेगुलेशन में आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए आइए मेरे पास। सो लेट्स चेक आउट द regulations related to price band, and I am again telling you this is just the first time I am talking about price band with you. Further I am going to share lot of screen time on the same issue। price band जो है इसके ऊपर हम भयंकर चर्चा करेंगे क्योंकि this is going to become very common phenomenon for you। ये आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा थोड़े समय बाद।
आज फर्स्ट डे है तो शायद आप लोग को थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बिकम अ केक वॉक फॉर यू, क्योंकि इसको बहुत डिस्कस करते हैं ना हम लोग, हमारे लिए बहुत रेगुलर आइटम है ये। आ जाओ। तो सबसे पहले तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1, एक इशूअर चाहे तो वो प्राइस बता सकता है ऑफर डॉक्यूमेंट में, या प्राइस बैंड बता सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं भी बता सकता। लेकिन फाइनली जब आईपीओ वगैरह पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब शेयरवेयर भी इशू हो जाएंगे, प्राइस डिस्कवर हो जाएगा, तो आरओसी के साथ जब हम फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं, वो फाइनल प्रोस्पेक्टस में तो एग्जैक्ट सिंग प्राइस बताना पड़ेगा, फाइनल प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है और उसमें हम लोग प्राइस बैंड इशू कर रहे हैं, हम लोग प्राइस नहीं बता रहे हैं, हम लोग प्राइस बैंड दे रहे हैं, तो कैप प्राइस फ्लोर प्राइस का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120%। मतलब फ्लोर प्राइस अगर 100 है तो कैप प्राइस 120 से ज्यादा नहीं हो सकता। फर्दर रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 3, फ्लोर प्राइस जो है वो फ्लोर प्राइस या फाइनल प्राइस जिस भाव पे हम लोगों को शेयर इशू करेंगे वो कंपनी के अंकित मूल्य फेस वैल्यू से कम का नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां हम बोलते हैं कि द शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एंड फेस वैल्यू। फर्दर 29(4), अगर इशूअर डिसाइड करता है कि वो प्राइस बैंड भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर उसने डिसाइड किया है कि वो प्राइस बैंड भी डिस्क्लोज नहीं करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो उसको न्यूज़पेपर में तो पक्का डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्राइस बैंड। कब? इशू जिस दिन पब्लिक के लिए ओपन होने वाला होगा उसके 2 वर्किंग डेज पहले, ताकि कम से कम लोगों को 2-3 दिन पहले तो पता चल जाए रेंज क्या है। फर्दर 29(5), फाइनेंशियल रेशियोज डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, और जो जो रेशियो होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि फेस वैल्यू के कितने टाइम्स वैल्यू पे आप लोग शेयर इशू कर रहे हो। तो अगर आप 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो तो आप बोलो फेस वैल्यू 10 रुपए है, हम 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू पे शेयर इशू हो रहा है। उसमें फ्लोर प्राइस कैप प्राइस दोनों है, तो फ्लोर प्राइस 100 रुपए है और कैप प्राइस 120 रुपए, तो आप फिर से बताओ कि एट फ्लोर प्राइस द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इज 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, एंड एट कैप प्राइस द शेयर प्राइस ऑफ द शेयर इज बीइंग इशूड एट 12 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझी होगी। ये जो प्राइस बैंड से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई, जब मैं अब आपको फाइनल पूरा प्रोसेस समझाऊंगा प्राइसिंग हो जाने के बाद और इशू की कुछ डिटेल्स जानने के बाद, जब मैं आपको फाइनल पूरा स्ट्रीमलाइन करवाऊंगा आईपीओ प्रोसेस, उस समय ये पूरी गणित हमको काम आएगी। ठीक है, अभी आप समझो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने एक्यूमुलेट की है, अब आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। जो जो आपके डाउट्स हैं, मुझे पता है बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, आपको जब तक मैं पूरा शेड्यूल के हिसाब से बुक बिल्डिंग करके नहीं दिखाऊंगा तब तक आपके दिमाग में 100% चीज़ें नहीं आएगी। कोई बात नहीं, हम वो पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक्स कुछ कुछ बेसिक बातें मेरे को पहले बतानी ज़रूरी है, वरना जब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वो पूरे प्रोसेस में तो आपको चित्तौड़गढ़.com दिखा दूंगा, एग्जैक्ट सेम जो आईपीओ का टाइमलाइन होता है, एग्जैक्ट सेम आईपीओ का टाइमलाइन में दिखाऊंगा आपको। तो एग्जैक्ट सेम टाइमलाइन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें ये सारी की सारी रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एक बार मैंने आपके सामने इम्प्लीमेंट करके दिखा दी कोई चीज़ को, तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे, तो वो आपके लिए 100% एक रियल, आपको रियलिटी सामने आ जाएगी आपके, और तब आपको लगेगा अच्छा 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 29(2) में हमने कैप और फ्लोर की बात की थी, अच्छा 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 29(4) में हमने कहा था कि इशू ओपन होने के 2 वर्किंग डेज पहले हमको प्राइस बैंड न्यूज़पेपर में खोलना है ना, तब ये और आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये भी बड़ी खतरनाक रेगुलेशन है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल प्राइसिंग। हम लोग प्राइसिंग में है, प्राइसिंग में हमने 4 चीजें करी हुई है। पहली 2 चीजें तो बहुत ही ईजी थी, है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता पहली 2 चीजें करने में। मतलब हमने जब फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा 2 मिनट में हो गया। प्राइसिंग, फ्री प्राइसिंग का जमाना है, प्राइस बैंड में लगा समय, डिफरेंशियल प्राइसिंग में भी लगेगा थोड़ा सा समय, बट हाँ क्लैरिटी आ जाएगी। और फाइनली जब मैं आपको वो पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तब तो 100% क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन 30 विच इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। आ जाओ। चलिए लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द, अभी डिफरेंशियल प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है। तो जाहिर सी बात है
जाहिर सी बात है, जब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशियल प्राइसिंग, मेरे रेगुलेशन 30 का जो हेडलाइन है, जो उसकी हेडिंग है रेगुलेशन की, वही है डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसका मतलब हम लोग दो अलग अलग भाव ऑफर करने वाले हैं। तो पहले तो क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है? सच बताऊं तो बिना रेगुलेशन लिखे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या इंडिया में। मतलब हम अलग अलग क्लास के इन्वेस्टर्स को अलग अलग प्राइस पे शेयर इशू कर सकते हैं, यस। लेकिन डिस्काउंट पे हमेशा किसको दे सकते हैं? डिस्काउंट पे हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। डिस्काउंट पे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू होंगे। क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है? मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है? 10% हो सकता है। किसको डिस्काउंट पे मिलना चाहिए? रिटेल निवेशकों को। छोटे निवेशकों को डिस्काउंट पे आप दे सकते हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली सर, क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है? डिफरेंशियल प्राइसिंग में डिस्काउंट पे किसको देना अलाउड है? छोटे निवेशकों को। सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 10%। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट 31। So regulation 30, sub-regulation 1. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज के बारे में मैंने आपके साथ जब रिजर्वेशन बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा था तो मैंने वहां भी बताया था एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि उनको भी 2 लाख रुपए तक के शेयर ही अलॉट हो सकते हैं, है ना। तो रिटेल निवेशक, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, मतलब कंपनी के अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे तो उनको भी डिस्काउंट में दे सकते हैं ना। आप इसको इसको समझिए क्लास। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो पहली बार कंपनी में निवेश कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर मतलब आईपीओ में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उनको। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? जिनको हम लोग रेगुलेशन 33 के तहत रिजर्वेशन दे रहे थे या जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे, उनको हम लोग कम भाव पे दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देंगे? 10% may be offered specified securities at a price not lower than more than 10% of the price at which the offer is being made to other categories। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर किसी को, जब हर किसी टाइप के इन्वेस्टर को, जैसे कि QIBs, NIIs, अगर हम दुनिया में हर निवेशक को शेयर दे रहे हैं 100 रुपए पे, तो हम कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या जो रिटेल निवेशक है, मतलब एक आईपीओ में जो अप टू 2 लाख रुपए तक की, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अप टू 2 लाख रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंपनी में, उनको हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट मैक्सिमम कितना होगा? 10%, 10%। फर्दर, अगर बुक बिल्डिंग इशू है, अभी यहां पे एंकर इन्वेस्टर एक शब्द आया है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं समझाता हूं आपको एंकर इन्वेस्टर के बारे में, मैं आपको समझा देता हूं, भी सुनो। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पूरी की पूरी एक हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं, जो सिक्योरिटीज लॉज में जो पार्ट बी है उसमें प्राइमरी मार्केट्स में हम एंकर इन्वेस्टर्स को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बेसिक बात बताता हूं। सर एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जिन लोगों को आईपीओ में सबसे पहले शेयर्स खरीदने का कंपनी मौका दे सकती है। एंकर, वो शिप्स के लिए यूज होता है ना, एंकर। सुना है आपने इसके बारे में? मैं आऊंगा एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे ना पुणे में जब हम लोग रहते थे तो वी वर 5 फ्रेंड्स, ऑल मेल फ्रेंड्स, मतलब सारे बंदे साथ में रहते थे, 5 लोग। अब बंदे जब खाना बनाते हैं ना, दिखने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन उसको टेस्ट करने में सबको डर लगता है। तो जब हम लोग के पास गैस वैस सबका अरेंजमेंट था, तो जब हमारे यहाँ पे कोई खाना बनाता था ना, तो
सारे वेट करते थे, कोई एक बंदा बस उसको टेस्ट करके बोल दे गया ठीक है, उसके बाद तो वो बचेगा ही नहीं खाना। लेकिन वी ऑल यूज टू वेट कि साला पहले कौन फर्स्ट बाइट कौन लेगा, क्योंकि वो फर्स्ट बाइट लेने वाला दूसरों को कॉन्फिडेंस देगा कि खाने लायक तो भी है ना। बिल्कुल वैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जिन्हें आईपीओ में पूरी दुनिया से एक दिन पहले शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी चाहे तो मौका दे सकती है। तो ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ये पब्लिक से एक दिन पहले शेयर्स खरीदते हैं, है ना, है ना। और कभी कभी ये बड़े बड़े निवेशक जब एक दिन पहले ही बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर्स उठाते हैं तो रिटेल निवेशकों के बीच में उत्साह आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 350 करोड़ रुपए के शेयर उठाई, अरे आईसीआईसीआई बैंक ने 350 करोड़ के शेयर उठाई, इसका मतलब कंपनी में दम है। आई वेरी विविडली रिमेंबर 2014 में कोची की एक कंपनी है वंडरला रिसोर्ट्स। उस समय वो शिवाजी द बॉस पिक्चर आई थी, तो मैं अक्सर क्लास में बोलता था कि मामा, वो उसमें डायलॉग है ना, मामा मंगला किधर ला उधर ला। उसी समय आया था वंडरला रिसोर्ट्स का आईपीओ। अब वंडरला रिसोर्ट जो है ये फंडामेंटली वाटर पार्क से रिलेटेड कंपनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में कोई भी वाटर पार्क वाली कंपनी ने कभी मुनाफा बनाया नहीं। तो मैं ऐसी क्लास में जनरल कमेंट्री दे रहा था, मैंने कहा यार वंडरला और रिसोर्ट्स का आईपीओ में मत सब्सक्राइब करो साला, मुझे तो पता है कि ये सारे बर्बादी होते हैं। साला टीवी में न्यूज आ गई, आईसीआईसीआई ने 500 करोड़ 350 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा दिया। तो वंडरला रिसोर्ट्स का आईपीओ ओपन होने वाला था, उसके एक दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक है तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी है, तो दे बिकेम द एंकर इन्वेस्टर्स। उन्होंने आईपीओ ओपन होने के एक दिन पहले 500 करोड़ रुपए का माल उठाया, 500 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। तो हुआ क्या, निवेशकों में उत्साह आ गया कि अरे आईसीआईसीआई 500 करोड़ रुपए लगा रही है, इसका मतलब कंपनी में दम है। ठीक है, तो कंपनी चाहे तो आईपीओ ओपन होने के एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे सकती है। अक्सर एंकर इन्वेस्टर्स बड़े निवेशक होते हैं, टू बी प्रिसाइज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो इशू ओपन होने के एक दिन पहले लेते हैं उनको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। मैं ये बोल रहा हूं डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। अरे भाई अगर एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर को तुमने शेयर दे दिया और एंकर इन्वेस्टर ने शेयर्स 100 में ले लिए और पब्लिक ने बाद में 120 में ली तो, या 110 में ली तो, अरे भाई फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस तो तुमने बता दिया होगा। अगर एंकर इन्वेस्टर्स ने शेयर 100 रुपए में ले लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 10 रुपए में ले लिए तो हमारा पहला वाला रूल तो फॉलो ही नहीं होगा। हमने तो बोला कि डिस्काउंट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। एंकर इन्वेस्टर्स एक दिन पहले 100 रुपए में खरीद के गए, बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स 10 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो गए। अगर ऐसा हुआ कि बड़े निवेशकों ने माल सस्ते में उठाया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने उससे महंगे में उठाया, कोई बात नहीं, जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप ये एंकर इन्वेस्टर्स से मंगा सकते हो नहीं, मंगाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मंगाना पड़ेगा। In case of the book building issue, the price of the specified securities offered to the anchor investor shall not be lower than the price offered to other applicants. अगर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने सही में कम प्राइस में ले लिया होगा तो बैलेंस अमाउंट मंगाना पड़ेगा अपने को। एम्प्लॉयज को भी डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन हाँ 10% से ज्यादा नहीं। सो सेम बात ही लिखी हुई है, नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। मैं रेगुलेशन वगैरह लिखूं उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स लिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या? जी हाँ, यस। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 10%। डिस्काउंट किसको दे सकते हैं? डिस्काउंट किसको देना अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है रिजर्वेशन बेसिस वाले, या फिर कंपनी के एम्प्लॉइज, इनको अलाउड है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं अभी, है ना। कुछ अभी तो मैंने रेगुलेशन लिखा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ बेसिक बात लिखा रहा हूँ। अलाउड है हाँ, मैक्सिमम 10%। किसको अलाउड है? रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, या जो कंपनी के एग्जिस्टिंग रिटेल शेयर होल्डर्स होंगे, या कंपनी के जो एम्प्लॉइज होंगे। अगर कंपनी रिजर्वेशन बेसिस पे इन लोगों को इशू कर रही होगी तो आप याद करिए
है ना। अगर इनके लिए कंपनी रिजर्व रिजर्वेशन रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे इनके लिए अगर रख रही होगी कंपनी, तो इनको डिस्काउंट दिया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से याद है ना। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो बाहर के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज को अगर हम रिजर्वेशन पे दे रहे होंगे, इनको भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, मैक्सिमम 10%। नाउ बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग 30, 1, 2, 3 जो भी, उसके पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। क्या है, ये सब चीजें ना मार्केट में रह के समझती है, किताबों में दुनिया समझती नहीं पूरी। नाउ व्हाट इज कंपोजिट इशू? क्या है ये? मतलब सिर्फ लॉ लॉ पढ़ने से अगर दुनिया को समझ जाता तो फिर हमारे जैसे लोगों का काम ही नहीं होता। और बच्चों की भी यार गलती है, आजकल बच्चे भी ज्यादा सिर्फ सबको पास होने की पड़ी है। कोई ये नहीं बोलता है कि एग्जाम फंडामेंटली हम कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रोफेशनल बने यार, इंडस्ट्री में जाके तोड़ें। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ पास हो जाना। सिर्फ पास हो भी गए तो क्या ही उखाड़ लेगा कोई, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कंपोजिट इशू के बारे में भी। कंपोजिट इशू का मतलब होता है कंपनी राइट्स इशू भी ला रही है और इशू टू आउटसाइडर्स भी ला रही है। मतलब एक ही बार में, एक ही इशू में अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर इशू कर रही है और बाहर वालों को भी इशू कर रही है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इशू। आप समझे मेरी बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डोंट वरी, सुनो मेरी बात ध्यान से। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। लिसन टू मी केयरफुली। लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू का मतलब क्या होता है? कंपोजिट इशू का मतलब होता है जब कंपनी एक ही बार में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स इशू कर रही हो और आउटसाइडर्स को भी शेयर्स इशू कर रही हो। अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर इशू कर रही है, आउटसाइडर्स को भी शेयर इशू कर रही है, उसे बोलते हैं कंपोजिट इशू। और कंपोजिट इशू में ये जो ऊपर हमने लिखा ना, डिफरेंशियल प्राइसिंग रूल्स लागू नहीं होते। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग वाले रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि मैं राइट्स इशू लाऊंगा तो मैं मेरे राइट्स इशू में मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भर भर के डिस्काउंट दे सकता हूँ, एग्जिस्टिंग मेरे शेयर होल्डर्स को भर भर के डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो वहां तो 10% का भी रूल लागू नहीं होता फिर। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट मेरे को लगा मैं पहले ही आपको ये बता दूं। और जस्ट लेट्स जस्ट सी कि ये लिखा हुआ है या नहीं। यहाँ देखो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राइट्स इशू आता है ना, वो फिर अलग दुनिया चलती है। तो कंपोजिट इशू में डिफरेंशियल प्राइसिंग वाले जो नियम है वो लागू नहीं होते फिर। तो राइट्स इशू में आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किसी भी भाव पे दे सकते हो आप। तो राइट्स इशू वाले कंडीशंस अलग होते हैं। तो जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग डिफरेंशियल प्राइसिंग से रिलेटेड एक बार हम लोग वापस से रेगुलेशन में आपको यहाँ पर लिख के भी दे देता हूँ, आ जाओ। तो मैंने यहाँ तो ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट ही बताया, अब हम रेगुलेशन 30 से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो स्पेसिफिकली लिख देते हैं। मुझे लगता है मैं यहां पर आपके लिए थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखूं चीजों को। सो वन, कंपनी में ऑफर सिक्योरिटीज एट डिफरेंशियल प्राइस, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ किसको दिया जा सकता है मित्रों? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर
और एम्प्लॉइज, और उसमें भी ये जो दोनों हैं अगर इनके लिए रिजर्वेशन रखा होगा तो ही हम लोग इनको डिस्काउंट देंगे और इनको दिया जा सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 10%। उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स, मैं फिर रिपीट करता हूं, एंकर इन्वेस्टर्स को लेकर हम लोग रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो किसी भी पब्लिक इशू में, किसी भी आईपीओ में सबसे पहले शेयर्स उठाते हैं। इनफैक्ट टू टेल यू स्पेसिफिकली, इशू ओपन जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले इनको अलॉटमेंट भी हो जाती है। तो सिर्फ इतना लिखा है कि एंकर इन्वेस्टर्स को भी रिटेल इन्वेस्टर्स से कम में नहीं दे सकते। तो रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा डिस्काउंट किसी को नहीं दिया जा सकता, यही इस बात का सार है। ठीक है, तो ये है मेरे भाइयों रेगुलेशन 30 की असली सच्चाई। आई होप आपको ये हल्का हल्का सुरूर जरूर मिला होगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको जरूर समझा होगा। ठीक है, बहुत सारा बेसिक अभी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं और आपको ये बहुत काम आने वाली है। धीरे धीरे चल के आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने बातें की है कितनी ज्यादा ये रिलेवेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइसिंग से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करके बोलता हूँ कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अब जब मैं इसका आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, जब मैं रियल में आपको वो पूरा स्ट्रीम बताऊंगा कि किस तरह से आईपीओ होता है, तब ये बहुत छोटी छोटी बातें वहां काम आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा एजेंडा क्या है। इसके बाद ना हम लोग बात करने वाले हैं ओपनिंग ऑफ द इशू की। तो इशू ओपन कितने दिन के लिए मिनिमम करना है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए करना है, इशू कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा और फिर सीधा मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, यू हैव अ लवली ऑडियंस एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।